तो मित्रों नमस्कार। आज आपके बीच में हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आए हैं जिन्होंने अपनी विचारशीलता के दम पर, अपनी सोच के दम पर और अपनी दार्शनिकता के दम पर आज उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले में केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा और जो स्थानीय इकोनॉमी है, जो लोकल इकोनॉमी है, उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स बनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया और सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आज इस लॉकडाउन की अवधि में जहां संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं इनके जो विचार हैं और इनके जो कार्य हैं आज स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनः एक नया बल देने का कार्य कर रहे हैं। तो हम आपके बीच में स्वागत कर रहे हैं श्री राकेश गैरोला जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैंने जैसा सर के बारे में आपको अब तक बताया, जो सर ने एजुकेशन के सेक्टर में गोपेश्वर, जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है, सन 1979 से सुबोध प्रेम विद्या मंदिर नाम का एक विद्यालय है जो कि काफ़ी विख्यात विद्यालय है पूरे गोपेश्वर के अंदर और अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहाँ से हर वर्ष बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट निकलते हैं। उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध जो ये विद्यालय है, बहुत सारे बच्चे पिछले वर्ष और पिछले अनेक वर्षों में आप यदि रिकॉर्ड्स को देखें तो कई बच्चे मेरिट में अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जो सर की थीम है और उसको ये लगातार अपने संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करके ये चाहते हैं कि ये मॉडल पूरे उत्तराखंड के अंदर लागू हो और उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भी राज्य ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, उनको एक संदेश देने का, उनके लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए पहाड़ी फूड प्रोडक्ट्स के नाम से सर की एक कंपनी है और उसके अंदर इन्होंने जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोसेस करके एक इस तरीके से पब्लिक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जिससे स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय रोजगार में वृद्धि हो। और जो आज लॉकडाउन के बाद हम लगातार देख रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं बाहर, जो शहरीकरण का जो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हुआ है उससे कैसे बचा जा सकता है, अपने गांवों को समुन्नत बना करके, वहां की अर्थव्यवस्था को सबल करके, तो उसको लेकर के भी इनका जो प्रोजेक्ट है वो लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा अगर अनुभव की बात करें तो IIT दिल्ली के अंदर सर ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है सन 1995 से लेकर के लगभग 3-4 वर्ष। वहाँ पर भी इन्होंने जो इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाए उसके ऊपर इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है और उसके ऊपर भी लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जो काफ़ी रिनोन इंस्टीट्यूशन है, भारत के जितने भी लोक सेवक निकलते हैं उन्हें वहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं, तो सर ने वहाँ पर भी लगातार समय समय पर जाकर के अपने व्याख्यान दिए हैं और अपने अनुभवों से उन्हें लाभान्वित किया है। तो आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो सर स्वागत है आपका। और इतनी लंबी जो आपने यात्रा की है अब तक की, तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं सभी दर्शकों को कि कैसे ये प्रेरणा आपको मिली ये सब करने की। 1979 में हमने इस विद्यालय की स्थापना की और जैसे कि मैंने भी गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ा है और हमारे जितने भी सहपाठी थे सब वो नीचे की तरफ, दिल्ली, बॉम्बे, विदेश, बिल्कुल पलायन की हम बात करते हैं लगातार। लेकिन ऐसी नियति होगी उस वक्त तो इतना समझ नहीं थी। मैं ऊपर की तरफ आया। जी जी, मतलब बैक टू रिवर का फ्लो नीचे की तरफ है, तो हम मूल की तरफ आए। बिल्कुल सर। और गोपेश्वर में 1979 में हमने ये सुबोध प्रेम विद्यालय खोला। तो लगभग 79 से लेकर के 41 साल चल रहा है। जी जी। और इस 24 अक्टूबर को 41 पूरे हो जाएंगे और 42 शुरू होगा। काफ़ी लंबी अवधि हो। जी जी। और इस तरीके से ये इंटरमीडिएट कॉलेज है और हम लोगों का, मेरा जो, हम एक विचार को जन्म देना चाह रहे हैं। विचार इस तरह से है कि शिक्षा क्या है ना, कि विद्यालय वो है लाइट हाउस ऑफ द सोसाइटी। उससे एक ऐसा प्रकाश निकले जो पूरे समाज को प्रकाशित करे। ये एक विद्यालय का काम होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि यही विद्यालय हो, जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनको एक लाइट हाउस के रूप में होना चाहिए। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर हम नौकरी करने के लिए गए और उसके बाद हमने वहाँ पर ताले लगाए और लौट के वापस आ गए। बिल्कुल। वो विद्यालय कैसे वहाँ पर ज्ञान की रोशनी से उस परिवेश को रोशन करे,
इस तरह से वो लाइट हाउस होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय है उसमें सबसे ज्ञानी लोग रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, और जब तक वो उससे नहीं जुड़ेंगे, स्थानीय समुदाय से, कम्युनिटी से नहीं जुड़ेंगे, और वहाँ से जो लोग वंचित हैं या उपेक्षित हैं या जो विकसित होना चाह रहे हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर उनके माता पिता से भी जुड़ा जाए तो एक बहुत ही एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक नॉलेजेबल सोसाइटी बनाने में स्कूल का योगदान होगा। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ विजन जिसको कि हम डेवलप करें। इसलिए हमारा जो ये स्कूल है सुबोध प्रेम विद्या मंदिर, इसमें पढ़ाई लिखाई तो होती है, लेकिन इसके जो जन सरोकार है, लोगों से जुड़ना, उसके समाज से जुड़ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा है। हमारे स्कूल के अंदर भी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, जो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी और समाज के उपयोगिता के लिए भी बहुत ज़्यादा, ये हमारा एक सोच है। तो इसका नाम भी सुबोध है। सुबोध का मतलब सुंदर बोध, एक रिफाइंड नॉलेज। बोध क्या होता है? जब मन से जब हमारे अंदर कोई चीज़ स्वीकार हो जाती है, उसे हम बोध कहते हैं, कंप्रेंशन। तो एक बोध पैदा करना, और जो कि सुंदर बोध हो, ऐसा बोध, नॉलेज। और प्रेम, कबीर ने बोला कि प्रेम बिना 2.5 आखर प्रेम का पढ़े इसको पंडित। तो हम दुनिया में देख रहे हैं आजकल कि जो वैल्यूज़ हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा आपस में लड़ रहे हैं, घृणा हमारे अंदर पैदा हो रही है। तो शिक्षा के द्वारा एक ऐसा बोध जो प्रेम पैदा करता है, एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा परिवेश बनाना जहाँ शिक्षा के साथ साथ हमारा जिस स्थान पर रहते हैं उसके समाज से प्रेम हो, हमारा अपने परिवेश से प्रेम हो, हमारे देश से प्रेम हो, और जो विश्व बंधुत्व है, विश्व शांति है जो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा है, ये वैल्यू सिस्टम हम कैसे बनाएं। तो इस तरह की गतिविधियां हम निरंतर यहाँ पे करते रहते हैं। जी। तो इसका जो नाम है सुबोध प्रेम, तो इसको हम चरितार्थ करना चाह रहे हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जैसे मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो एजुकेशन है, मतलब उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक तो हो गया फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक बच्चा उसको एक बेस्ट फैसिलिटीज़ कैसे मिले, मतलब जैसे कि लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, क्लासरूम्स हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब तो जितना भी 21वीं सदी के लिए उसके व्यक्तित्व के, या 21वीं सदी में जब वो प्रवेश करेगा, तो जो उसकी आजीविका होगी वो उससे कम्पीट करे, वो अब अपने को असक्षम न समझे। तो इस तरह से कितनी भौतिक सुख सुविधाएं कितनी हो सकती है। उसकी लैब्स हो गई, आज के ज़माने में देख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आप रोबोटिक्स आ गया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी आ गया, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो आधुनिकतम ज्ञान से भी हम इसको जो फिजिकल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि बेस्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो सारी दुनिया के बच्चों को मिलती है वो हमारे बच्चों को मिले। और ये जो यहाँ पर है, अगर इसको ग्रो कर लेता है, तो ये जो हमारा कम्युनिटी है, हमारा जो चमोली ज़िला है, हमारे जो गांव है, उनके साथ भी कैसे जोड़ा जाए। और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमने एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पे बनाया है। तो हम किस तरीके से, आपका पास जो ज्ञान है वो ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उन्हीं को मिले। आप इस आधुनिक तकनीक के द्वारा आप बहुत बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। हम मानवीय समुदाय तक उनके जीवन की आकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए पहुँचा सकते हैं। इस तरह का सेंटर बनाए। जी। ये केवल इन बच्चों का तो प्रयोगशाला हो जाएगी हमारी, बच्चों के साथ काम करना, उनसे सीखना, उन बच्चों से कैसे वो समझते हैं, और फिर इस अर्जित ज्ञान को इस समाज में बिखेरना, फिर उसको फैलाना। तो ये तो भौतिक वाला पार्ट होगा। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड क्रिएट, और उसके बाद उसको स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए भी उसे दें। एक तो इसका भौतिक है। दूसरा हुआ मानवीय शिक्षा, सामाजिक और मानवीय शिक्षा। सामाजिक और मानवीय शिक्षा में क्या है कि वैल्यूज़, कौन सी वैल्यू हम बच्चे को दें, वो वैल्यू सिस्टम क्या हो मान लें। तो एक तो ये है कि जैसे अभी जो ये लॉकडाउन आपने भी कहा, तो एक नया चिंतन शुरू हो रहा है। चिंतन किस रूप में आ रहा है कि हम नेचर को थोड़ा समझना शुरू करें। हमने नेचर को बहुत ज़्यादा समझा नहीं, और देख लिए कि कभी हमने कहा कि गर्मी हो गई और क्लाइमेट चेंज, और कभी ये वाला हो गया।
कभी मतलब कोई इस इन कंडीशंस में मतलब कुछ बैक्टीरियाज, वायरस या है ना, ये सब पैदा हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें नेचर को ढंग से समझना पड़ेगा और नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो एम्पैथी है, मतलब हमारा जो प्रेम है, मतलब वो प्रकृति के साथ हमें बहुत ज़रूरी है। तो एम्पैथी फॉर नेचर, एम्पैथी फॉर फेलो बीइंग्स, जो हमारे साथ दूसरे लोग हैं उनके साथ एम्पैथी, उनके साथ एक सद्भाव के साथ कैसे जुड़ा जाए। एम्पैथी फॉर इक्वालिटी, केवल अपने बारे में सोचना और दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं। तो जो सामाजिक विकास है या जो सोच है, मतलब अगर हम इस तरह का जो गुरुजन है, जो स्कूल है और जो शिक्षा है, अगर इस किस्म का वातावरण बनाती है जहाँ पर कि हम स्थानीयता के साथ साथ विश्व बंधु, तो पूरा ये जो धरती है, ये दुनिया है, एक है, मतलब सब इस पे पैदा होते हैं और सब हम एक ही हैं। हमारी भाषाएं अलग है लेकिन अंतर हमें मानवता एक है, मानवता एक है। मतलब हम लोग अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन हम सब लोग इंसान हैं। तो ये सब मानवता की शिक्षा, समाज के साथ जुड़ने की शिक्षा, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कूल। और तीसरा है स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल में दुनिया में जितने भी संत हुए हैं, जितने भी परमात्मा हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, तो हम कहते हैं वो उनके अंदर वो आत्मा थी, स्पिरिट। और जो स्पिरिचुअल है वो सबकी एक है। और वो स्पिरिट है क्या? अगर हम वो चीज़ एजुकेशन के अंदर नहीं लाएंगे, अपने गुरुजनों के अंदर लाएंगे, समाज में नहीं बांटेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा भेदभाव पैदा होगा। और दुनिया की जो मौजूदा समस्या है कि हम अपने अपने भावों में जी रहे हैं, मतलब वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। विश्व एकता, विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीयता, ये सारे के सारे स्पिरिचुअलिज्म से खत्म हो जाए अगर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। एक मतलब एक ग्लोबल ह्यूमन बनाने की जो बात है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं लगातार। मानवतावादी, बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी और सर्वांगीण विकास की लगातार बात आती है। गांधी जी के बहुत सारे विचार हैं, वे शरीर, मन, आत्मा, हर तरीके से व्यक्ति को डेवलप करना है और आपने उस मॉडल को स्वीकार किया है पूरे विद्यालय में। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और आती है, जो क्योंकि जो भी कार्य होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ हमारे देश के अंदर चलती हैं, कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो अभी आपने जैसे कहा कि समाज का हर व्यक्ति हमसे जोड़े, हर व्यक्ति शिक्षक समाज से जोड़े, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता होगा कि जो शिक्षक समाज है या जो शिक्षित समाज है, उसकी पॉलिसी मेकिंग में भी एक भूमिका होनी चाहिए। तो इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग आज के समय में हो रही है, जो केवल कुछ बंद कमरों के अंदर हो जाती है, क्या उसमें समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति और हर उस इंटेलेक्चुअल को शामिल किया जाना जरूरी है जो वास्तव में उससे अपने जीवन में प्रभावित है? इस पॉलिसी मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा आप यदि कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन में कैसे हम अपने कामों से, इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसा कोई मॉडल खड़ा करें जो कि बाद में सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करके एज ए पॉलिसी ले लें। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उसमें वो अपने अपने जीवन के उद्देश्यों से, जीवन के कर्मों से ऐसे काम कर रहे हैं जो कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कोई लेबोरेटरी में वो बनाते हैं, हम बीज बनाते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो बनाता तो एक वैज्ञानिक है, बिल्कुल, लेकिन न जाने कितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां उसको बनाते हैं और सब उसको समाजोपयोगी बनाने के लिए, कल्याण के लिए देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किया, मतलब जो लिटरेसी साक्षरता वाला जो था 1990 में, तो 1990 जो था वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष था। और उस जमाने में हमारा चमोली जिला उत्तर प्रदेश में था। जी बिल्कुल। आप ज्ञान गंगा की भी बात कर रहे थे, तो उस ज्ञान गंगा मिशन के माध्यम से, क्योंकि उस दौर में, आज भी हम कहते हैं कि भाई हमारा जिला पिछड़ा हुआ है उत्तराखंड बनने के बाद भी, तो उत्तर प्रदेश के जमाने में तो एकदम हम सीमांत थे, लेकिन उस दौर में आपने काम किया और जो ज्ञान गंगा मिशन था उसको आप यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया आपने, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेकिंग में आपने कहीं ना कहीं अपने आप को शामिल किया। मैंने इसको, जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जैसे पिछड़ा, जी जी, तो मैं इसको पिछड़ा नहीं मानता। पिछड़ा मतलब जो वर्तमान दृष्टिकोण उसके हिसाब से, जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे तो हम प्राकृतिक रूप से तो हम बहुत ज्यादा रिच हैं, बहुत सभ्य, लेकिन जो हम कहते हैं पूंजीवादी एक तरह से व्यवस्थाओं की बात करते हैं, या जो हम दिखावे की दुनिया की बात करते हैं, उनकी दृष्टि में हम अभी पिछड़े हुए हैं। भले प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और
कई तरीके से हम देखते हैं, या फिर मानव जीवन की जो संवेदनाएं हैं, हाँ, या जो रिश्तों की जो भूमिका है, उस दृष्टि से हम बहुत ज्यादा इनरिच हैं। बहुत रिच है। और कहीं ना कहीं एक जो हमारी जो एंशियंट लिटरेचर्स आते हैं, उनसे भी हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि मानव सभ्यता का जो विकास है कहीं ना कहीं यहीं से प्रारंभ हुआ है। उसमें बद्रिक आश्रम का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि यहीं से पूरी मानव सभ्यता प्रारंभ हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो चीज़ यहाँ से फैली है, अगर हम रिटर्न आए तो यहाँ पे वो चीज़ें फिर भी हमें अवशेष रूप में अभी भी जीवित मिलती हैं, वो संवेदनाएं मिलती हैं। तो ये जो ज्ञान गंगा का भी आपने कार्यक्रम चलाया, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी यदि बताएं। तो इसमें मतलब हमने 90 में कार्यक्रम चला था, और 90 में शिक्षित हुआ अर्नाकुलम। अर्नाकुलम हमारे देश का पहला राज्य था जो कि एक कैंपेन मॉडल से, कैंपेन मॉडल से ये मतलब है कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर एक संवेदना पैदा होती है कि हमने अपने परिवेश में, अपने इलाके की जो निरक्षरता है उसको मिटाना है। एक टर्म हम यूज करते हैं अक्सर, और उसके ऊपर मैं काफी विचार किया हमने, पूरा कर्तव्य बोध, एक वर्ड हम यूज करते हैं। तो उस कर्तव्य बोध की जो भावना है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के भीतर जब जागृत होगी तो सभी समस्याओं का समाधान मतलब वहाँ पे हो सकता है। तो उस जमाने में हम जैसे बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, हरीश मैगुरी था, ये मंगला कोठियाल था, ये सब लोग नाटक ये करते थे हम, चिट्ठी नाटक। जी जी। तो वो चिट्ठी के द्वारा मतलब एक चिट्ठी पढ़ाने के लिए माँ मतलब कितना भटकती है, पिता कितना भटकता है, बिल्कुल। और वो फिर क्या नहीं है, उसमें अक्षर नहीं है, बाकी सब कुछ है उसके पास, केवल शब्द नहीं, अक्षर नहीं है। तो ये वेदना मानवता की, और जो मानव सभ्यता का क्या है कि मतलब उसके पास शब्द है, अक्षर है और किताब है। बिल्कुल। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ज्ञान को हस्तांतरित करता है। तो बहुत सारे लोग वंचित थे उस ज्ञान से, और उस ज्ञान को फैलाने का काम हमको प्रोजेक्ट नहीं चाहिए ऊपर से कोई। बिल्कुल। हमको कोई बोलेगा कि भाई अपनी माँ को या उस चिट्ठी पढ़ने के लिए या उसके लिए कोई हमको कोई पैसा देगा तब जा करके हम ये काम करेंगे। तो इस बोध से हमने समाज को जागृत किया, और हमने उसका नाम ज्ञान गंगा रखा, और उसको पढ़ाने वाला भगीरथ। उसको पढ़ाने वाला कौन होगा? भगीरथ। क्योंकि भगीरथ, देखिए साहब, जो ये भगीरथ ने कहते हैं कि एक टांग पर तपस्या की, एक भाव मतलब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाया, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए। और इस तरीके से उसने फिर बता दें कि वर्मा जी ने कहा कि मैं तो दे दूंगा गंगा जी। जी जी बिल्कुल। लेकिन मतलब थामेगा कौन इसको? तो उनको फिर दूसरी तपस्या करनी पड़ी, क्या नाम, शिव की, कि भाई तो किसी तरह से आप इसके वेग को थामिए। तो फिर उन्होंने दूसरी की। अब आज भगीरथ का नाम कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन वो गंगा अनवरत रूप से हमारी सभ्यता है। मतलब एफर्ट्स और एक पेशेंस की जो हम बात करते हैं, धैर्य, और उपयुक्त परिणाम न मिलने के बाद भी लगे रहना, जो गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो एक ऐसा भगीरथ आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे भगीरथों को ढूंढ निकाला। और ये जो अपना चमोली जिला है ना, जी जी, ये चमोली जिला उस वक्त रुद्रप्रयाग वेसी में था, तो इसका एशिया का सबसे ज्यादा वाटर कैचमेंट है। अच्छा। देखिए सारे संगम जो है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारे प्रयाग हैं। और इन छोटी छोटी नदियां जो अपने मंदाकिनी, धौली और ये जो है ना, सारे इनमें भी कई हुए हैं। तो ये पूरी गंगा है, पूरी गंगा है। और यहाँ के लोग, आपने पिछड़ा बोला, ये सब जो है नंदा है, नंदा शिव की मतलब, और हमारे हिमालय की बेटियां, तो ये सब पूजनीय है। और इसको स्पर्श करने के लिए, इसको मन की शांति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे श्रेष्ठतम जगह है, ये सबसे, जिस जगह में हम हैं इस वक्त, ये सबसे श्रेष्ठतम जगह है। तो हमको गलत फहमी हो गई है कि नीचे अच्छा है, ये तो स्वर्ग है, ये देवभूमि है, मतलब यहाँ पवित्रता है। और इसी के लिए, इसलिए हमारा जो सोच है, जो नजरिया है, इस देवभूमि को बनाए रखना हमारा सोच होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विकास का जो वर्तमान मानदंड है, उसको तो हम पूरा करें ही, लेकिन जो हमारी वास्तविक विरासत है उसको हमने, उसको खत्म ना होने दें। संस्कृति जो है, उस संस्कृति, उस विरासत को बचाने के लिए जो प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो ज्ञान गंगा में क्या हुआ कि एक हमने यहाँ की किताब जो है यहाँ की, जी जी, और तो पहले एक ही किताब होती थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो वही सब जगह पढ़ाई जाती थी साक्षरता निकेतन के द्वारा। लेकिन हमने यहाँ के बुद्धिजीवियों को जोड़ करके, कवियों को जोड़ करके, लेखकों को जोड़ करके, चित्रकारों को जोड़ करके यहाँ की किताब बनाई। और उस किताब में यहाँ के शब्द थे, यहाँ की विरासत थी, हेरिटेज था, यहाँ के वीर पुरुषों की गाथाएं थी, मतलब जो है, तो 3 पुस्तिकाएं हैं। जी जी बिल्कुल। और इस तरीके से क्या हो गया, वो एक जन अभियान बन गया। अगर हम ऊपर से किसी दूसरी सोच को नीचे ले जाते हैं तो लोग उसको कबूल नहीं करते। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो बहुत अच्छा, मतलब जो है, वो किताब बनी।
और बिल्कुल, इतने जो हम कह सकते हैं जो सिलेबस है उसका भी डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं उसको आपने सिलेबस पे किया ताकि स्थानीय व्यक्ति लाभान्वित हो। तो पॉलिसी लेवल पर इसमें ये हुआ कि साक्षरता निकेतन जो था लिटरेसी मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, उसने सोचा कि इसी तरह की किताब होनी चाहिए हर जिले के, हर जिले का अपनी बड़ी किताब बनाएगा। बिल्कुल, तो वो सेंट्रलाइज्ड न होकर के वो एक पॉलिसी में कन्वर्ट, पॉलिसी में। एग्जाम्पल आपने वहाँ पे अपना प्रस्तुत कर दिया। इसी तरीके से जब इस तरह के मॉडल हमने किए तो उन्होंने बोले यार तुमने ये काम तो वहाँ किया, मतलब बहुत अच्छा चमोली जिले में। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने जिलों में लिटरेसी मिशन चलाएंगे, मतलब वो लोग कैसे बनाएंगे फिर किताब, मतलब उनको कैसे इतनी समझ आएगी। तो आप आइए और बताइए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हम पूरे देश के अलग अलग राज्यों के डीएम बुलाएंगे और आप उनको बोलिए कि मतलब आप जो हैं इस तरह से किताब बनाएंगे, इस तरह से लोकल स्पेसिफिक मूवमेंट चलाएंगे। तो मैं फिर इस तरह से वहाँ जाता था कि किताब बनाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे आप शब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं, उससे कैसे कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं। तो हम उनका ट्रेनिंग करते थे वहाँ। जी जी जी। और इस तरीके से फिर अपने अपने जिलों में जा करके वो फिर वैसा करते थे, मतलब। तो बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स में आए। जी जी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरा काम तो पूरा हो गया, अब मैंने जितना करना था वो कर दिया। बार बार मैं चमोली जिले के एक्सपीरियंस को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कुछ उन्होंने कहा कुछ नया बताइए क्या हो सकता है। तो फिर मैंने उनको सलाह दी कि कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो मेरी बात तो नहीं मान सकते, मतलब, लेकिन कोई सोशल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने जिलों में, तो उनको हम कोड कर सकते हैं, मतलब कि भाई इन्होंने ये किया है तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, जो वहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। वहाँ पर दो है, एक तो जो आईएएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। अच्छा अच्छा। जो अलग अलग जिलों के कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर रैंक के, रिफ्रेशर कोर्स टाइप। हाँ, तो वो वाली बात कर रहा हूँ। इंदिरा भवन परिसर बोलते हैं उसमें ही सब। अच्छा अच्छा। नेशनल रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर भी वहाँ। अच्छा। हम सब लोगों ने वहाँ पर नेशनल लिटरेसी रिसोर्स सेंटर भी खोला था, मतलब। अच्छा। तो उसमें मैं जाता था। जी जी जी। तो इस तरीके से मतलब जो है, तब जो सबसे पहले एक दुमका जिला हुआ, दुमका जिला बिहार का, वो उस जमाने में बिहार था, वो झारखंड में है। अच्छा अच्छा। तो उसकी केस स्टडी हमने ली थी। इसी तरह से पुद्दुकोट्टई, वो था मतलब आपका तमिलनाडु में। जी जी। वो पूरा सूखा प्रणव क्षेत्र था, मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया। तो वहाँ की थी शीला रानी चुगत, ये थे अंजनी कुमार सिंह, बड़े डायनेमिक थे, उन्होंने बड़ी कल्पनाएं थी लिटरेसी के अंदर, और उन्होंने दीदी बैंक बनाया था। अच्छा। और ये जो शीला रानी चुगत थी, इसने जो है जो पत्थर फोड़ती थी महिलाएं, उनको शिक्षित किया था। जो खदान होती थी वहाँ पर, वो बच्चे को लेकर के भी और छतरी को लेकर के भी पत्थर फोड़ती थी, उनको पढ़ाने का। वो 60,000 महिलाएं थी। जी जी। और उन 60,000 महिलाओं को उसने पढ़ाया था। देवी थी वो बहुत, बिल्कुल। उसने उनके जीवन का उद्धार किया। तो फिर मैंने उन पर सब पर जो है ना लिटरेचर बनाया। जी जी जी। तो इस तरह से 8 थे। एक राजू था, मतलब नेल्लूर जिले का। अच्छा। वहाँ पर नशाबंदी कार्यक्रम होता, आंध्र प्रदेश। अच्छा। वो वाला। तो उन्होंने वहाँ पर जो है किताब ने वहाँ पर शराब के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। उस किताब में एक पार्ट था जिसमें कि जो 20 रुपए का पौच होता है वो दिहाड़ी करता है अन्नम्मा का पति, और 20 रुपए की शराब पी लेता है। और 20 रुपए में कितना घर के लिए राशन आ सकता है, उस पाठ पढ़ाया जाता था। और उसने आप कहा ये हम क्यों पी रहे हैं मेरे शराब, मेरा पति क्यों पी रहा है, मतलब। और बड़ा तो वो सामाजिक चेतना जो जागृत है, लिटरेसी। तो इस तरीके से हुआ पूरे। उस पर हमने अलग अलग जिलों की कहानी, जिलों की जुबानी किताब 8 किताबें बनी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उस पर फिर पिक्चर बनी, फिल्में बनी। अरे वाह जी। इस तरह से पॉलिसी में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो काम हुआ है। बिल्कुल। लॉट ऑफ इनोवेशंस। जी जी। हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए, मतलब कई क्षेत्रों में। जैसे आपने आईआईटी का जिक्र किया, मतलब जी। तो लोकल इकोनॉमी को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। तो जैसे होता क्या है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम compete करना चाहते हैं। हम किसी सहायता पर जिंदा नहीं रहना चाहते। और दुनिया की कोई भी कौम वही सक्सेसफुल हुई है जो पराश्रित न हो, आश्रित न हो, पराधीन न हो। मतलब बिल्कुल। यदि हम आर्थिक संसाधनों के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे पर हो जाएंगे तो हम तो आज़ाद नहीं है। बिल्कुल। हमको कोई लिबर्टी नहीं है। तो हमको आर्थिक रूप से अपना विकास करने के लिए, अपने परिवार का विकास करने के लिए, अपने उसको सक्षम करने के लिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट लोकल इकोनॉमी। और उसमें एक तो इकोनॉमी है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारी अपनी लेबर है, और उसके साथ तकनीक है। तकनीक भी बहुत बड़ी चीज़ है। तकनीक यदि जैसे आप अभी आप जो है इस बात को हजारों लाखों लोग कर सकते हैं,
एक बटन दबाएंगे पूरा वो रोशन हो जाएगा। तो वो जो लोग हैं जो हमारे गांव में हैं और जिनको बड़े बड़े आईटी में और दूसरे जो तकनीकी संस्थान है, वो लोग कैसे जुड़े हैं उनके साथ, एंड लोकल स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट मशीन्स हम कैसे बनाएं, लोकल स्पेसिफिक सिस्टम प्रणालियां कैसे बनाएं, डिजाइन्स कैसे बनाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कंसेप्ट देखा था मैंने कि हम स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं, तो एक और कंसेप्ट और उससे डीप में जाके आता है कि एक देसी, पहले देसी फिर स्वदेशी फिर विदेशी, एक कंसेप्ट ये है। तो देशी मतलब पहले हमारा जो लोकल, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, अपने रीजन की बात कर रहे हैं, फिर स्वदेशी अपने देश के अंदर, और फिर विदेशी तो थर्ड। तो इस सीक्वेंस के बारे में जो आपने जो डेवलपमेंट का मॉडल बताया, कहीं ना कहीं वो देसी वाले में आता है। देसी मतलब हम अपने स्थानीय उत्पादों को डेवलप करें, और जो तीनों सेक्टर हैं कहीं ना कहीं हम चाहते हैं हमारे गाँव के अंदर वो तीनों सेक्टर डेवलप हो जाए। प्राइमरी सेक्टर हम प्रोडक्शन भी खुद करें, अपने जो खाने पीने की जो चीज़, वैल्यूएडिशन भी करें, बिल्कुल वैल्यूएडिशन उसको स्वयं उसको करें, और आगे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अवेलेबल करा करके उसको लोगों तक भी पहुंचाएं, और तकनीकी का उपयोग वहाँ पे किया जाए। तो ये एक समग्र मॉडल जो आपने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया है। देखिए, वैल्यू एडिशन क्या होता है? मूल्य संवर्धन जी। मूल्य संवर्धन से ही रोजगार पैदा होता है। बिल्कुल। मान लिया जाए एक पत्थर है, हमारे पहाड़ों में पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल, तो वो पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब थोड़ी देर के लिए, हाँ, मतलब उसका, लेकिन जब एक आदमी उस पर घन चलाता है, उसको फोड़ता है, और अगर 2 दिन में 2 आदमियों ने उसे तोड़ा, तो वो मतलब जो है 500-500 रुपये उनको मिले, 1000 और 2000 रुपये की वैल्यू, 2000 रुपये उनको मिले, लेकिन उस पत्थर की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। वो तो श्रम लगाने से उसका वैल्यू बढ़ी, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं, अब 2000 की वैल्यू हो गई। और इसी तरीके से जब एक कारीगर उसको तराशेगा और उस पर वो करके मकान बनाएगा, उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो वैल्यू एडिशन क्या करता है? मतलब हमको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे खेतों में, फॉरेस्ट में, या मान लिया जाए दूसरे जगहों पर पैदा हो रहे हैं, हम उसका जितना वैल्यू एडिशन करने के तरीके निकालेंगे, उतना रोजगार यहीं पैदा होगा। जी जी। इस किस्म का एक सिस्टम डिजाइन करना, एक प्रणाली बनाना। हमको इतनी बड़ी मशीन नहीं चाहिए जो कि हम जो लोगों का हाथ लगे लेकिन कष्ट न हो। बिल्कुल। हाथ तो लगाना है, लेकिन उसमें हमको ये ना हो कि कमर तोड़ हो गया, सामने पे थका। तो इस तरीका का तकनीक, अप्रोप्रिएट तकनीक हम कर रहे हैं कि वो इस चमोली जिले के लिए क्या हो सकती है, और यहाँ के जो श्रम है, हमारे परिवार, जो हमारे परिवार है उसका श्रम और उसके जो संसाधन है, इन्हीं को जोड़ करके उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है, मैंने उसको 3 पार्ट में रखा। एक तो हमने कहा इसेंशियल नीड्स। इसेंशियल नीड्स क्या है? सबसे पहले पेट भर जाए और अपने बच्चों के तन ढक जाए, तो अच्छा कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान की जो बात आती है, तो ये मकान तो हमारे पास है जी। अब हमको मतलब जो है ये नीड हमारी इसेंशियल, आवश्यक है, ये सबसे पहले हर व्यक्ति को यही चाहिए, तो वो इसेंशियल नीड। दूसरी नीड मैंने बनाई है, दैट इज द सोशल नीड। सोशल नीड क्या है कि आज मैंने मायके जाना है, अब माँ के लिए मैंने मिठाई का डब्बा ले जाना है, और एक बहुत अच्छी पसंददार की धोती वो भी ले जानी है। अब वो पैसा नहीं होगा तो मन के अंदर ही दबके रह जाए। अब मेले में जाना है भाई, और मेले के लिए थोड़ा खर्चा भी चाहिए, शादी हो रही है तो वहां पर सज धज के जाना है, कुछ वहां देना भी है, दिस इज सोशल नीड। तो ये सोशल नीड नहीं, तो समाज में जीने का जो आनंद है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, मतलब तो उसके साथ जो सरोकार है उनके साथ मिलजुल करके ये नीड है, ये जैसे सोशल नीड। और एक है फ्यूचरिस्टिक नीड, एक भविष्य के लिए बीमार पड़ गए, बच्चे की शिक्षा होगी, कल शादी होगी, तो वो वाली बचत। तो ये टोटल हमने निकाला, अगर 6 लोगों का परिवार होता है तो 12,000 रुपये। और हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो परिवार है इसके अपने स्रोतों से कितने रुपए साल भर में निकल रहे हैं। 1,44,000, 1.5 लाख रुपया उनको चाहिए इन तीनों नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उसके जो उपलब्ध संसाधन है उसमें से सपोज 50,000 पूरा कर पा रहा है, 1 लाख हम कहाँ से जुटाएं? कौन से तौर तरीके हो सकते हैं, उसको हम कौन सी एडवाइस कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट्स की कौन सी स्कीम्स हैं उसके साथ उसे एसोसिएट कर सकते हैं, और हमारी तकनीक उसके साथ क्या काम कर सकती है। तो जो हम रूरल इंडस्ट्रियल मॉडल बना रहे हैं, इट इज़ वेरी नेटवर्क है, ये स्मॉल इंटरप्राइजेस। हमारा इंटरप्राइज क्या है? एक फैमिली इंटरप्राइज है, तो एक उसका चूल्हा है जहाँ पर क्या बन रहा है, दाल बन रही है, जहाँ रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दूध गर्म होकर के बच्चे पी रहे, दिस इज द इंटरप्राइज। उसके चूल्हे को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, उसके चूल्हे को और इनरिच कैसे किया जाए, और न्यूट्रिशियस कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा उसका क्या है, फॉरेस्ट, जंगल। हमारे यहाँ जिंदगी जंगल है, हमारी महिलाओं की आधी जिंदगी जंगल में बीतती है,
और मैंने बहुत सारे जैसे बुरांश के फूल हैं, आंवला है। अब हमारी बहनें जंगल में गई और उन्होंने आंवले का पेड़ हिलाया और कंडी में मतलब जो है नीचे आंवले रख दिया और ऊपर से घास। तो उनका जो स्किल है वो जंगल जाने का भी रहेगा, लकड़ी लाने का भी रहेगा, और मान ले जाए वो 15 रुपए के 10 किलो लाए तो 150 रुपये लेके भी आ जाएंगे। बुरांस के फूल 150 रुपये वो भी आ जाएंगे। आम है, खट्टा आम है, बाजार में बिकता नहीं है, उसको हमने स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो खट्टा आम तो बाजार में बिके, वो अचार के मतलब का हो जाएगा। तो ये बहुत सारी तकनीकें हैं, सिस्टम डिजाइंस हैं, जिससे कि हम वैल्यू एडिशन एट द सोर्स। मेरा जो व्यक्तिगत काम है उसमें वो है इनहेंसिंग, एक तो वॉल्यूम रिडक्शन। उसके पहाड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कच्चे माल को सड़क तक लाना, ढुलाना। अगर उसके वॉल्यूम को, उसके आकार को यदि हम जैसे उसको ड्राई कर दें या उसको जूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या उसको हम मतलब स्लाइस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसकी सेल्फ लाइफ को वहीं पर बढ़ा दें, सोर्स पे ही। तो इस तरीके से एक 50 कम्युनिटी का वो है, और वहां पर जो हमने आईआईटी में काम किया था कि दूध की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, तो 3 महीने तक दूध फटेगा नहीं, और वो क्या होगा, वो मशीन उन्हीं के पास होगी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, और वहां पर मान लीजिए सारा दूध उन्होंने पी लिया और आज उनका दूध बच गया 100 किलो, तो वहां पर दे दिया। बिल्कुल। और हमने उसको इस तरह से प्रिजर्व कर दिया कि 3 महीने तक उसका लैक्टीन वगैरह चेंज नहीं होगा और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है एज इट इज रहेगी। और तब वो अपने हिसाब से जो वेंडर, जो वो उसको देना है, हलवाई को देना है, मिठाई बनाने वाले को, चाय वाले को देना है, घर में पहुंचाना है, वो उसका बाजार उसके नियंत्रण में आ गया, या वो दही घी वगैरह में कन्वर्ट उसके फर्दर वैल्यूएडिशन कर लें तो और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना लें। तो इस किस्म के मॉडल्स को हम डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली। हमने ये सारे मॉडल्स, इसी पे हम सब्जी भी ला रहे हैं जी जी, कि वहां पर उसकी एक लौकी है, हम उसी को कर देंगे। बिल्कुल। और देखिए, एक तो है मेगा स्केल, एक क्या है, मतलब इतना गेहूं पैदा हो रहा है कि उधम सिंह नगर के एक ही गांव में एक बहुत बड़ा प्लांट जो है आटा मिल का लग जाएगा, लेकिन उतना सारा जिले में हमारे यहाँ गेहूं नहीं पैदा होता। बिल्कुल। तो उस तरह का रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पहाड़ों में नहीं चलेगा। यहाँ बड़ी पूंजी नहीं काम करेगी, बल्कि छोटी छोटी पूंजी अलग अलग। हाँ, मतलब हम जो है मेगा स्केल, छोटे छोटे लोगों को जोड़ करके हब बनाया, नेटवर्क, और इस तरीके से माइक्रो एंटरप्राइज खड़ेगा। बिल्कुल, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये डिजाइन कर रहे हैं इसको। बिल्कुल। और इसमें हमने सारी मशीनरी हो गया, सिस्टम डिजाइन और ये प्रोटोकॉल्स तो डेवलप कर लिए हमने, सब कुछ हमारे पास। अब इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या योजना है आपकी, मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? और देखिए, क्या इससे मतलब जो सोशल सेक्टर है उसे खुद ही करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को इसमें कुछ अपनी ओर से? मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि मेरा जो आइडियल है ना, वो है कुरियन जी, पीजी कुरियन। पीजी कुरियन, तो जो अमूल वाला जो कॉन्सेप्ट है। जी जी बिल्कुल। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव भी है, और लेकिन गुजरात थोड़ा सा मतलब वहाँ पर व्यापारिक सोच ज़्यादा है, कोऑपरेशन ज़्यादा है। अब इसको पहाड़ों में कैसे होगा, थोड़ा भिन्नता के साथ हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है, कई चीज़ें। तो अभी हम स्कूल हो गया जी, हमारा इंडस्ट्री हो गया, और मार्केट नेटवर्क हो गया, इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एक गांव में एक भगीरथ, दोबारा ज्ञान गंगा फेज 2, बिल्कुल, एक भगीरथ हम खड़ा कर रहे हैं। उस भगीरथ ने पहले तो 12,000 रुपया, उसको हमने पूरी तरीका देना है कि 12,000 रुपया, ताकि वहाँ पे टिक सके। हाँ, वो वही टिका वाला आदमी होगा। जी जी बिल्कुल, वो टिका वाला ही होगा, मतलब जो जिसके अंदर अदमना भाव होगा, मतलब ढगढगी ढुगीमा कुट नहीं टगी। तो वो जो डगमग ढगमग है उससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग उसको पूरा डेवलप करेंगे भगीरथ। और अभी हम 50 गांव कर रहे हैं और फिर 250 गांव करेंगे, तो 250 लोग होंगे, यानी कि 250 लोगों को 12,000 इंश्योर करने हमने विद इन 5 ईयर्स। और 100 लोग हम होंगे जो कि स्कूल के अंदर टीचर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले मीडिया, तो हम 350 लोग हो गए, और 250 लोग बेचने वाले हो गए। तो ये 500-600 लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा। और ये जो 250 गांव में जो हमने जिनको तैयार किया है, मतलब इसमें वही भौतिक और सामाजिक और स्पिरिचुअल सारा एजुकेशन का मतलब ये नहीं है केवल बच्चों को ही पढ़ाना है, हाँ, इसको सोशल एजुकेशन हम इसको खड़ा करेंगे। और ये इस तरीके से मतलब समझ लीजिए कि हर गांव में जिस तरह से हमने भगीरथ वहाँ खड़े किए थे, ऐसे हम गांव में अभी इस तरह के नए तौर तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगी, हेल्थ भी होगा, योगा भी होगा, प्राणायाम भी होगा, ध्यान भी होगा। गांधी जी का कंसेप्ट था, मतलब कहीं ना कहीं जो वर्धा शिक्षा योजना थी, आप उसको अंगीकार करने का काम कर रहे हैं।
अभी है, मतलब अभी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ लोग हमको माल्टा देते हैं, जी जी हमको सेब देते हैं, आम देते हैं, तो वो बिखरे हुए हैं, हम उनको पैसा देते हैं, मतलब जो हमारे इंडस्ट्री को जो दे रहे हैं। अब हम उनको संगठित कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि जैसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम जो हैं एक दफ्तर के अंदर काम करने जाते हैं, हमको 15,000 मिलता है, 20 मिलता है, 30 मिलता है, तो वही अपने संसाधनों से, अपने श्रम से अपने घर में हमें पैदा करना है। बिल्कुल। वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द अनऑर्गेनाइज्ड, और जिस तरह से बैंक में तनख्वाह जाती है, मतलब ऐसे ही उनके घर में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। और ये पूरा एक प्लान होगा। इट इज़ ए हाईली टेक्नोलॉजिकल, इसमें आईटी का पूरा योगदान होगा, और ये जो सारा सिस्टम होगा इसमें, जी जी जी। और ऑनलाइन सेल्स मार्केटिंग वगैरह सारा इसके अंदर होगा। मतलब तो हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है स्कूल का, मार्केट सर्वे, एनालिसिस, एक इसके अंदर जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा स्कूल जो करने जा रहा है, वो है विलेज वेल्थ मैनेजमेंट। विलेज वेल्थ मैनेजमेंट में ग्राम संपदा प्रबंधन का कर रहे हैं हम लोग। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो गांव है उसकी 6 संपदाएं। जी जी। पहली संपदा है कल्चर, सांस्कृतिक संपदा। ये सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी विरासत है। जी बिल्कुल। तो वो हेरिटेज, वो संस्कृति, वो फेथ, उस गांव के जो आज जहां पर पहुंचा है, उसके विकास में अनेक योगदान है जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं। बिल्कुल। उनको हम डॉक्यूमेंट करें, हमारा स्कूल डॉक्यूमेंट करेगा। बिल्कुल। उन लोगों को भी, उनको भी नाम देना जरूरी है जिन्होंने वहां तक पहुंचने में काम किया। जैसे हम भारत का इतिहास, तो हर गांव का अपना इतिहास है। बिल्कुल। जैसे अभी मेहता जी ने बताया कि उनके ननिहाल का मकान देखने लायक है, मतलब, लेकिन उन्होंने आज मुझे बताया। और ये जो प्राचीन, अब कोई एक मूर्ति भी लगी हुई है उस गांव में, वो बहुत बड़ी धरोहर है। बिल्कुल। लोकल टूरिज्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में ये मदद करेगी। टूरिज्म, देखिए हम इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास, लेकिन अपने गांव का इतिहास, रूट्स, बिल्कुल। तो वो उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए। दूसरा है कि वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेस मैपिंग करना, इसी तरह से वहाँ के डेमोग्राफी, राइट फ्रॉम जो ऊम्ब का, मतलब हमारे गर्भ में भी जो बच्चा है और सबसे बूढ़ा व्यक्ति, उसकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, कैसे हम उस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। कैसे हम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, वैसे नाटक, गीत, संगीत, ये सारा करें। मतलब इट इज़ अ वेरी व्यापक, जीवन के हर आयाम को छूने का प्रयास करें। कंप्लीट। तो बिल्कुल एक ये कह सकते हैं कि जो समाज है उसको उसकी पूर्णता तक पहुंचाने का जो एक लक्ष्य है, उसको लेकर के आपके तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान हमें आज दिया है और हमारे दर्शकों को बताया है। आने वाले समय भी हम आपसे लगातार ऐसी चर्चा करते रहेंगे, और विभिन्न जो क्षेत्र आपके हैं, जो आपके एक्सपर्टाइज के अलग अलग क्षेत्र हैं जिनके ऊपर आपका चिंतन है, विचार है, उनके ऊपर भी हम बहुत सारे लेक्चर्स आपके आयोजित करने का आगे प्रयास करेंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के लिए। जी जी, खूब तरक्की करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों से जुड़े ज़्यादा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।